यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए स्पेशल करंट अफेयर का ये पार्ट है। देखिए, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स अभी जो है गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम करते हुए पीएम केयर्स, ठीक है, पीएम केयर्स के अंतर्गत काफ़ी पीछे क्रिटिज्म भी हो रहा था। तो अब इन्होंने क्या किया है कि कोविड से कई सारे जो एम्प्लॉयज़ थे या फिर कई सारे जो वर्किंग लोग थे, वो दोनों ही माता पिता किसी बच्चे के मर गए और बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे जो है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, ठीक। कोविड ऑर्फन नाम दिया है बच्चों को जिनके माता पिता नहीं रहे, और कहीं पे जो है जैसे ईएसआईसी के अंतर्गत जो है वो उनको पेंशन देने की बात उन्होंने कही है, इंश्योरेंस। तो मैंने इस वाले वीडियो में सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को जो कोविड से संबंधित और गवर्नमेंट ने स्पेशल मेजर्स लिए हैं इस समय, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पेंशन ईएसआईसी, ठीक, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और इंश्योरेंस जो है आपका ईपीएफओ के अंतर्गत जो इडरी वाला होता है ना, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड आपका इंश्योरेंस, इनसे संबंधित जो है। और तीसरा आपका चिल्ड्रन से रिलेटेड उन्होंने क्या बोला है, फ्री एजुकेशन, फिक्स डिपॉजिट, और आपका उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक। ये 3 चीजें, तो 3 पार्ट हो गए इसके, ईएसआईसी, ईपीएफओ और चिल्ड्रन का, ठीक। सामाजिक सुरक्षा उपाय देखिए, कोविड अनाथों के लिए सहायता, मुफ्त शिक्षा, सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट, कर्मचारी, और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी है, स्वास्थ्य जो है बीमा भी किया है चिल्ड्रंस के लिए, कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पेंशन, कोविड-19 के कारण मरने वालों के आश्रितों के लिए बीमा लाभ। ये सारी चीज़ें हैं। पहला इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी डिपेंडेंट थे, जो भी जिनकी डेथ हो गई, काम करते थे, एम्प्लॉय थे, कामगार थे, और कोविड की वजह से अगर डेथ हुई है तो उनको कई सारी जो है सहूलतें दी गई हैं। चिल्ड्रंस को, जैसे कि आपका मैंने बताया, एजुकेशन और सारी चीज़ें। पीएम केयर से जो है ये सारा पैसा दिया जाएगा। ज़रूरी बात ये है जानने वाली, ठीक। चिल्ड्रन से रिलेटेड जितना भी पैसा यहाँ पे जो है फ्री एजुकेशन वाला है, फिक्स डिपॉजिट वाला है, हेल्थ इंश्योरेंस का है, ये सब कुछ पीएम केयर से पैसा दिया जाए। किस तरीके से दिया जाएगा ये समझेंगे पूरे वीडियो में। देखिए, ये क्यों न्यूज़ आई, प्रधानमंत्री जी ने आगे आके ये क्यों जो है वाले डिसीजन लिए। एक्चुअली जो मंत्रालय है हमारा ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, उसने अभी पीछे ये आंकड़ा दिया कि 577 बच्चे ऐसे हैं जो इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान अनाथ हो गए। और ये बहुत ही मतलब भावुक करने वाली बात भी है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। बच्चे बेचारे क्या करेंगे, आप सोचिए, इतना अनफॉर्चुनेट ये चीज़ हुई है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे कदम है जो कोविड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं और डिपेंडेंट अनाथ बच्चे हो गए, तो इस जो है विषम परिस्थितियों में उनके लिए बहुत ही अच्छी एक जो है ये पहल है। बस इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करवा देना प्लीज़। कोई भी इसमें घूसखोरी और ये सब चीज़ ना चले तो अच्छी बात है। उद्देश्य देखिए इसमें यही है कि एक तो भैया अब फैमिली जिनकी रही नहीं, जो उनके घर का जो कमाने वाला बंदा है वो खत्म हो गया, बंदा है बंदी कोविड-19 की वजह से, तो उनको फाइनेंशियल कुछ तो चाहिए ना, वित्तीय मदद तो देनी पड़ेगी। उनके द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए ये वाली जो है पहल करी गई है। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये ऐसे में भी आप वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मेन चीज़ जो है यहाँ पर कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के बच्चों के समर्थन और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करा जाएगा, ऐसा जो है प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है, ठीक। तो वेलफेयर से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आप इसको करिएगा। आप देखिए 3 पार्ट जो मैंने बताया, ईएसआईसी, ईपीएफओ और चिल्ड्रन का। तो ईएसआईसी सबसे पहले, इसमें क्या है कि आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत जो भी कौन अच्छा पात्र होता है ये बताया जा रहा है, कौन एलिजिबल होता है बताया जा रहा है। मैंने आप लोग पहले बता रखा है ईपीएफओ में कई बार, कार्ड्स और पूरी प्लेलिस्ट हमारी ओनली करंट अफेयर चैनल पर बनी हुई है, देख सकते हैं आप। देखिए इसमें क्या है कि ईएसआई एक्ट में जो भी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं, आपकी इंडस्ट्री हैं, जो कारखाने हैं जहां पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उनको वेजेस जो वेतन मिलता है वो 21,000 से ज़्यादा है, ठीक, या फिर 21,000 से कम तक जो लोग करते हैं, ठीक, ज़्यादा नहीं, 21,000 तक जो लोग जिनको वेजेस मिलता है और 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं किसी कारखाने में, ठीक, तो वहां पे ईएसआईसी लागू होगा। और ध्यान रखना, ये वाली जो 21,000 वाली जो लिमिट है, ये विकलांग यानी दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए जो है 25,000 तक की लिमिट है। अब जैसे लिमिट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोग इसमें इसके अंतर्गत आ सकते हैं ना स्कीम के, तो अच्छी बात है। तो ये हमने समझ लिया कि एलिजिबिलिटी किसकी किसकी है, ठीक। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ईपीएफओ मैं बता दूं, कंफ्यूजन इसी में होता है। ईपीएफओ में 20 या 20 से ज़्यादा वालों के लिए होता है, ठीक। यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा है ईएसआईसी के लिए। अब यहाँ पे ईएसआईसी के अंतर्गत क्या हुआ है कि जो पेंशन का कवरेज था, वो जितने भी रजिस्टर्ड, ध्यान रखना एक एक चीज, जो पंजीकृत डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, ईएसआईसी के वेबसाइट पर या फिर ईएसआईसी पर जो लोग भी जो जो कामगार थे, रजिस्टर्ड थे, पंजीकृत थे, उनके जो भी डिपेंडेंट्स हैं उन सब और कामगार जिनकी डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, उन सबको पेंशन कवरेज में जोड़ा जाएगा।
और सरकार ने इसको कैसे जोड़ा है कि भैया एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेथ जैसे हो जाती थी कुछ काम वाम करते हुए, मान लीजिए किसी का कुछ कोई वो हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह डेथ हो जाता था, तो उसी में जो है इस लॉ में जोड़ते हुए कि कोविड-19 की वजह से डेथ हुआ तो डिपेंडेंट्स को जो भी पंजीकृत है उनको जो है जोड़ा जाएगा पेंशन के जो है कवरेज में। अब ईपी आपका ईएसआईसी जो पेंशन स्कीम है वो आपकी जो है जितने भी डिपेंडेंट हैं, ठीक, उनको कितनी मिलेगी ये बात समझने वाली है। तो जो भी व्यक्ति था जो ईएसआईसी के अंतर्गत, उसको उसके डिपेंडेंट्स को करीबन पेंशन मिलेगी 90% ऑफ द एवरेज डेली वेज। मान लीजिए उसने जो है जितने वक्त के लिए 30 दिन के लिए काम किया, 1 महीने के लिए काम किया, तो जो भी, या फिर जो है 5 महीने के लिए काम किया, तो जो भी डेली वेज का एवरेज औसत आएगा, ध्यान रखना यही सब चीज़ें वहाँ पे खेल जाता है। वो औसत बोला है तो औसत जो भी बनेगा, मान लीजिए 3,000 रुपये बना, तो उसका जो है आपका 90% मिलेगा, ठीक, 90% यानी 2700 रुपये। तो ये चीज़ हो गई, पेंशन बन गई। अब कैसे जो है आपका ये कि कब से लागू होगा? पिछले साल, जब पिछले साल 24 मार्च से चालू होगा और ये 24 मार्च 2022 तक लागू रहेगा, ठीक। कब से कब तक लगेगा ये समझ लिया। अब एलिजिबिलिटी जो है इसमें किसको, अच्छा जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ऊपर बोला था ना, तो रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि कोविड आ गया किसी को और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, इसके बीच में रजिस्ट्रेशन कराया, तो नहीं। कोविड जब जिस दिन से निकला है उसके 3 महीने पहले, 3 मंथ्स बिफोर होना जरूरी है, तभी मिलेगा। अगर आपने 2 महीने पहले तब भी जो है नहीं मिलेगा, ठीक, ये वाली चीज़ है। इसके अलावा ईपीएफओ में जो है मैंने एक सोशल सिक्योरिटी की पूरी जो है सीरीज चला रखी है, उसमें मैं एक दूंगा जिसमें आप लोग को ये चीज़ पता चलेगी कि किस ईएसआईसी के अंतर्गत जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, जो बीमित व्यक्ति होता है, वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है, उसका जो है टाइमलाइन होता है, कंट्रीब्यूशन जो है समय होता है, ठीक, कंट्रीब्यूशन कितना करता है तो उसको कितनी मिलती है, सारी चीज़ मैंने समझाई हुई है। वो वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा, ठीक। आज है 30 मई जब ये मैं बात कर रहा हूँ, 30 मई है, ठीक। और इसमें कई सारी जानकारी जो है लेबर मिनिस्ट्री और भी बना रही है, उसको डिटेल में निकालेगी। फिलहाल एक यहाँ पे जो चीज़ है इसको समझने के लिए आप लोग को ये वाला जो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का 7th पार्ट जो है देख लीजिएगा। उसमें ईएसआईसी का क्या कंट्रीब्यूशन, कैसे क्या बीमा को कितना क्या मिलेगा, वो सब मैंने समझाया हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको ये समझ लेते हैं। जो लोग भी, अब देखो पंजीकरण हो गया 3 महीने, वो सब सही है, लेकिन जो आपको दिया जा रहा है वेजेस, तो उसको करीबन 1 साल पहले जो है आपका वो कार्य करना हो। भले ही आपने ईएसआईसी पे जाकर पंजीकरण देर से कराया हो, लेकिन आप किसी कारखाने में काम कर रहे थे 1 साल पहले, जब आपको कोविड हुआ, डायग्नोज हुआ, ध्यान रखना, डेथ नहीं, डायग्नोज हुआ। यहीं खेलेगा कि कोविड से डेथ हो गई, नहीं, डायग्नोज हुआ, उससे 1 साल पहले तक आपको जो है, ठीक, डायग्नोज से पहले होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि 1 साल जो आपका पहले था उसमें 78 दिन आपको जो है कम से कम 78 दिन जो है आपने कंट्रीब्यूशन दिया हो, ठीक, 78 दिन, और आपको वेजेस मिलता हो, ठीक। ऐसा भी हो सकता है वेजेस ना मिल रहा हो, प्रोबेशन पे हो, तो वेजेस मिलता हो 1 साल के पीरियड में आपको जो है 78 दिन आपने कंट्रीब्यूशन भी कुछ ना कुछ, तो आप जैसे पेंशन आपको दी जा रही है, तो सरकार पेंशन, हमेशा ध्यान रखना, अपनी जेब से नहीं देती है, कुछ ना कुछ आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो उसके बराबर कुछ कर दे बात अलग है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि आप 1 साल पहले से जो है आपको उसमें आप काम करते थे, वेजेस आपको मिलते थे, कम से कम 78 दिन आपने कंट्रीब्यूट किया हो, तो आपको जो है, जो आपके जो लोग हैं उनको हम इसके अंदर पात्र मानेंगे, एलिजिबल मानेंगे, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब डिटेल गाइडलाइन जो है 31 मई यानी कि कल लेबर मिनिस्ट्री इसके बारे में दे देगी, ठीक। और ज़्यादा ईपीएफओ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया पहले कि पात्र कौन है, एलिजिबल कौन है। इसमें जो लोग, जो भी कारखाने ऐसे हैं जहाँ पे 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पे ईपीएफओ जो है लागू हो सकता है, ठीक। और ईपीएफ जो अकाउंट होता है, एम्प्लॉय वो हैज़ एन ईपीएफ अकाउंट, उसका ऑटोमेटिकली वो एलिजिबल हो जाता है इडली स्कीम के लिए। इडली स्कीम क्या है? एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक। बीमा जो है एम्प्लॉय जितना जो है डिपॉजिट कर रहा है उसके उससे लिंक्ड है इंश्योरेंस स्कीम, ठीक। अब देखो इसमें जो है आपका क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है, नियोक्ता, ठीक, जैसे आपको बता दूं इस तरीके से कि ईपीएस स्कीम है, ठीक, उसमें जो है आपका एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, ठीक। और इसके जो है क्या होता है, एम्प्लॉय तो 12% अपना पूरा दे देता है, ध्यान से सुनना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एम्प्लॉयर जो है कर्मचारी जो है अपना 12% पूरा दे देता है आपका पेंशन स्कीम में,
ठीक, प्रोविडेंट स्कीम में, भविष्य निधि में, सॉरी, प्रोविडेंट स्कीम में, ठीक, 12%। इस लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर है, ये आर लगा हुआ है, तो उसमें वो कितना करता है, वो आपका करता है 3.67%, ठीक। और दूसरा जो पेंशन स्कीम होती है इसी में ही, उसमें जो एम्प्लॉयर है वो करता है 8.33%। अच्छा, जो एम्प्लॉय जो है वो 12% किसका करता है, ध्यान रखना, बेसिक पे और डीए का, डेली अलाउंस का, ठीक। ये सब भी जितना भी हो रहा है, ये 8.5 करीबन जो है 8.33% जो है वो पेंशन फंड में देता है एम्प्लॉय, ठीक। अब तीसरा कंपोनेंट होता है एम्प्लॉय स्कीम में, ये एम्प्लॉय पेंशन प्रोविडेंट स्कीम में आपका इडली, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इसमें जो है सिर्फ एम्प्लॉयर 0.5% अपना जो है इसी आपका बेसिक पे और डीए का जोड़ता था, सिर्फ और सिर्फ 0.5%। अब ये क्लियर हो गया, कई लोग को इसमें कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सही से बता दिया है। देखिए, इडली स्कीम जो है ये मैनेज की जाती है, कंट्रीब्यूशन इसमें 0.5% एम्प्लॉयर करता है। जो भी नॉमिनी, जो भी पंजीकृत होगा, रजिस्टर्ड होगा एम्प्लॉय, वो एलिजिबल है, ठीक। नॉमिनी इसलिए क्योंकि बीमा है ना यार, यहाँ पे इंश्योरेंस वाली बात है, तो जो नहीं रहेगा उसके जो है उसने जिसको भी नॉमिनी बनाया होगा वो क्लेम कर सकता है, भैया उसको पैसा कितना क्या मिलेगा। और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो है ये आपके जो भी मेंबर रजिस्टर्ड होते हैं ईपीएफओ के साथ, तो उन सबको ऑटोमेटिकली मिलता ही मिलता है, ठीक। अच्छा, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए, इसलिए कई लोग इसमें परेशान थे, इसलिए यहाँ पे मैंने आज ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई। यहाँ पर ईपीएफओ इडली के अंतर्गत जो मैक्सिमम, ठीक है ना, जो मैक्सिमम इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल सकता था वो पहले था 6 लाख, अब ये 7 लाख कर दिया गया है, ठीक। और इसी के साथ साथ जो मिनिमम था वो 2.5 लाख कर दिया गया, स्टोर कर दिया गया, पीछे हटा दिया गया था, अब इसको फिर से लगा दिया गया, बहाली कर दी गई इसकी। 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम बीमा लाभ भी मिलेगा, मतलब इससे कम नहीं मिल सकता है। और कब से आपको ये आप अप्लाई कर सकते हो उसको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको मिलेगा, मतलब पूर्व व्यापी रूप से इसको लागू किया जाएगा आपका 15 फरवरी पिछले साल से लेके अगले 3 साल तक, ठीक। और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छी एक काम करी है कि जो लोग भी, क्योंकि ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो ये डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है, इसमें अगर आप पीछे अगर चेंज कर रहे हो जॉब अपनी, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में जा रहे हो, तो क्या होता था कि नहीं आपको मिलता था। लेकिन सरकार ने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी ने जॉब चेंज भी की है पिछले 12 महीनों में, 1 साल में, अब उसकी डेथ के पहले, तो भी उसको वो पात्र है, उसको ये इंश्योरेंस का जो है लाभ मिलेगा, ठीक। ऑल सर्वाइविंग जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं ईपीएफओ के, वो सभी लोग जो है एलिजिबल हैं, पात्र हैं कि इडली का जो है लाभ उनको मिलेगा अगर जो है डेथ हो जाती है जो भी इसका मेंबर था। अगला जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आप काम, और इससे क्वेश्चन भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, चिल्ड्रन पर है ये। सोशल सिक्योरिटी मेजर जो ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए दिए गए हैं वो क्या क्या है, देखो 3 चीज़ें हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट का है, एजुकेशन का है, ठीक, और जो है हेल्थ इंश्योरेंस का। और एक स्कीम जो है आपकी मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी दी है, वो क्या है जानेंगे अभी। देखिए, फिक्स डिपॉजिट वाले में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि फिक्स डिपॉजिट हम रखेंगे चिल्ड्रन के नाम पे, जो भी बच्चा है जो अनाथ हो गया है, 10 लाख रुपए इसका कॉर्पस होगा। जब वो 18 का हो जाएगा या हो जाएगी, तब इसमें से इसको मिलेगा पैसा। किस तरीके से, कुछ उसको मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर स्टाइपेंड दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। और फिक्स डिपॉजिट जो यहीं रखा गया है 10 लाख रुपए का, और ये इन द नेम ऑफ द चाइल्ड, जब वो 18 साल का हो जाएगा तब, और उसके अगले 5 साल तक, 18 से 5 साल तक, तो ये कितना 23 साल तक उसको जो है मंथली फाइनेंशियल वित्तीय जो है सहायता या फिर कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक, ताकि वो अपनी उच्च शिक्षा को, कि जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट जो भी है उसकी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, तो वो अपनी पूरी कर सकता है। जब वो 23 साल का हो जाएगा या हो जाएगी, तो उसको जो है कॉर्पस जो अमाउंट है 10 लाख रुपए वाला, जितना भी उसका बचेगा लमसम अमाउंट, वो उसको अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए दे दिए जाएंगे। लमसम अमाउंट का मतलब ये है कि एक मुश्त, जितना ही बचा है पैसा सब उठा के दिया जाएगा, ठीक। बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कीम है। फ्री एजुकेशन, अब देखो इसमें 2 तरीके से उन्होंने बांटा है, एक तो ये है चिल्ड्रन जो 10 साल से है छोटा, और दूसरा जो 11 से 18 साल के बीच में है। तो इन दोनों के लिए जो है क्या गवर्नमेंट कर रही है, समझ लिया। अब देखिए बेचारा ऑर्फन हो गया है बच्चा, तो उसके लिए ये है कि एक तो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं प्राइवेट या फिर प्राइवेट स्कूल, तो इन्होंने ये कहा है फ्री एजुकेशन मिलेगी, गवर्नमेंट ने बोला है कैसे, ठीक। पीएम केयर से सारा पैसा सब दिया जाएगा, यूनिफॉर्म का, टेक्स्ट बुक का, नोटबुक का, ठीक, सब कुछ देंगे। हम बच्चे का दाखिला भी कराएंगे, जो सबसे करीबी केंद्रीय विद्यालय होगा या फिर कोई निजी स्कूल होगा, सब में कराएंगे एज ए डे स्कॉलर, ठीक।
अगर चाइल्ड किसी प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल में है, तो जो भी फीस राइट टू एजुकेशन के अनुसार होगी प्राइवेट को दी जानी चाहिए, वो हम पीएम केयर्स फंड से देंगे और इसी फंड से यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, ये सब भी खर्चा उठाया जाएगा। दूसरी जो कैटेगरी है बच्चे की, जिसको जो है इसके अंतर्गत लाया गया, ऑर्फन जो बच्चा हो गया है अनफॉर्चुनेटली 11 से 18 साल के बीच का है, कोई भी वो वाला चाइल्ड जो है किसी, उसको एडमिशन दिलाया जाएगा किसी रेसिडेंशियल स्कूल में, मतलब बड़ा हो गया बच्चा तो किसी उसको रिहायशी स्कूल में, आवासीय विद्यालय में जो है दाखिला दिलाया जाएगा, जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, इन सब में। अगर मान लो कि चाइल्ड जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली, गार्जियन, इनके सबके साथ में रहता है, तो उसको जो करीबी केंद्रीय विद्यालय या फिर प्राइवेट स्कूल में एज ए डे स्कॉलर जो है उसको एडमिशन दिला दिया जाएगा और जो भी फीस होगी वो आरटीआई के नॉर्म के हिसाब से दिया जाएगा, पीएम केयर फंड से ही दिया जाएगा पैसा। यहाँ पर भी यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, ये भी सारे कवर्ड हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए, अब ये तो हो गई आपकी 10 से नीचे वाले और 11 से 18 वाले। अब इसके ऊपर भी तो पढ़ना है ना, बच्चे का अनाथ है बेचारा, तो उसके लिए क्या है कि वो एजुकेशनल लोन उसको दिया जाएगा। ठीक, उसको असिस्ट किया जाएगा कि उसको एक जो है शैक्षिक, उसके लिए जो है कुछ एक ऋण दे दिया जाए और प्रोफेशनल कोर्स के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में, इन इंडिया देखो लिख दिया है, ये नहीं कह सकता है कि बाहर जाना पे। और एज पर द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल लोन जो भी है तो उसमें दिया जाएगा, और जो भी भुगतान, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो असिस्ट किया जाएगा कि लोन ले और वो किसके लिए, कोर्सेज, प्रोफेशनल या फिर हाई एजुकेशन के लिए ले, इंडिया के लिए ले। और ध्यान से देखो, यही मैं कहता हूँ कैसे ध्यान से पढ़ना है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे असिस्ट करने की बात है, साथ ही साथ जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, उसका भुगतान पीएम केयर से किया जाएगा। तो अब इसमें आप एक चीज़ समझ लो कि जो मूलधन जो लिया होगा लोन का, ऋण का प्रीमियम यानी कि वो नहीं दिया जाएगा इसमें। ठीक, या फिर अभी देखते हैं लेबर मिनिस्ट्री क्या इसमें क्या निकालती है सारी चीज़ें। और एज एन ऑल्टरनेटिव, इसके अलावा अब भाई कुछ लोग तो लोन लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। ठीक, कौन लोग नहीं लेंगे? जिनके पास स्कॉलरशिप है मान लीजिए, तो उनको जो है स्कॉलरशिप इक्विवेलेंट की मिलेगी। ट्यूशन फीस, कोर्स फीस, अंडर ग्रेजुएट, वोकेशनल कोर्स जो भी होते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, उनको दिया जाएगा। स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी स्कीमों में इन सबको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक, अब इसमें भी क्या होगा, एक तो कौन हो गया जिसने लोन लिया, एक दूसरा होगा जिसके पास स्कॉलरशिप थी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे 18 जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं होगी। तो पीएम केयर फंड में क्या होगा कि उनको जो है उनके लिए अलग से एक समकक्ष जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, यानी कि इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि वो लोग भी जो है वंचित ना रहें। इसके बाद जो है देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो हमारा प्रधानमंत्री जो आयुष भारत स्कीम है, प्रधानमंत्री आपका जन आरोग्य योजना, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी हम बच्चों को दिलाएंगे। 5 लाख का जो बीमा है वो उनको भी दिलाएंगे। कब तक? 18 साल के, जब तक वो नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए। ठीक, तो कोविड-19 में अगर इस तरीके से कोई जो है हुआ है गलत, तो पीएम जय वाली स्कीम में जो है 5 लाख का बीमा भी बच्चों को मिलेगा। और इसी के साथ जो है आखिरी चीज़ हमारी इस लेक्चर की कि आईसीपीएस, देखो एक तो आप लोगों ने स्कीम सुनी होगी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक, जिसके अंदर वो आंगनवाड़ी और वो सब होता है ना, प्री स्कूल वाली केयर होती है, वैसे ही एक स्कीम है आपकी जो है महिला और चाइल्ड वाली मंत्रालय की, वो है आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक, एकीकृत बाल संरक्षण योजना भी है। इसके अंतर्गत क्या कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ये वुमेन की है ये स्कीम है चाइल्ड डेवलपमेंट की, कि उन्होंने कहा कि हम 10 लाख रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में देंगे, जिसमें कि नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर होगी कोविड वाले अनाथ बच्चों की। नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि गैर संस्थागत देखभाल की जाएगी कोविड ऑर्फन्स की, मतलब घर वर पे भी उसको वो किया सकता है। और ये किसको देना है, किसको, हर डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख रुपए, ध्यान रखना, किसको देना है किसको नहीं देना, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ के जो है निर्धारित करेंगे। इसी के साथ जो हमारा लेक्चर खत्म होता है। आप लोग बता दें कि ईपीएफओ का 27 मई से हमारा जो है 60 दिन का कोर्स एक चालू है, उसको आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कंप्लीट पेड ग्रुप भी है, और इसमें टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप है, जो भी आपको सही लगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीएससी का 4 जून से हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चालू होने वाला है। आप लोग को ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।